हेलो फ्रेंड्स, छठवां मेगा टेस्ट का मॉडल आंसर प्रोग्राम में आप सभी का मैं दीपक साहू CGPSC हरिजन नोट्स के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम 35वां दिन का मॉडल आंसर देखेंगे जो आपका छठवां मेगा टेस्ट था। कल से हम छत्तीसगढ़ के सामाजिक परिदृश्य के स्थान पर दर्शन शास्त्र प्रारंभ करने जा रहे हैं, तो सभी तैयारी दर्शन शास्त्र का कीजिएगा। अभी प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन आने में देरी है, लगभग 1.5 माह है, तब तक हम दर्शन शास्त्र भी कंप्लीट कर लेंगे। आने वाले 5 दिनों में सोमवार से लेकर शुक्रवार तक छत्तीसगढ़ के इतिहास का जो भी टॉपिक बचा हुआ है उसे दर्शन शास्त्र के साथ कंप्लीट करेंगे। जैसे ही शनिवार को मेगा टेस्ट में छत्तीसगढ़ का इतिहास आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम सोमवार से लोक प्रशासन का भी मेंस आंसर राइटिंग प्रारंभ कर देंगे। तो इस तरह से आपका अगले सोमवार से लोक प्रशासन और दर्शन शास्त्र दोनों विषय का मेंस आंसर राइटिंग होगा। और बहुत से छात्र पूछ रहे थे कि कल से दर्शन शास्त्र प्रारंभ हो रहा है, कक्षा है कि क्या है। तो क्लासेस लोक प्रशासन का प्रारंभ होगा, जो रजिस्ट्रेशन करवाए होंगे उन्हीं को इसका लाभ मिल पाएगा। दर्शन शास्त्र हम मेंस आंसर राइटिंग में प्रारंभ कर रहे हैं। जैसे आपको छत्तीसगढ़ के सामाजिक परिदृश्य और छत्तीसगढ़ के इतिहास का मेंस आंसर राइटिंग करवाया गया है, जिसमें आपको सुबह 9 से 10 के बीच प्रश्न दिया जाता था। नए छात्र ध्यान दीजिए, सुबह 9 से 10 बजे के बीच आपको इसी चैनल में वीडियो के माध्यम से प्रश्न दिया जाएगा। जिस भी मेंस आंसर राइटिंग ग्रुप में आपको ऐड किए होंगे, वहां आपको शाम को 6 से 7 के बीच PDF बनाकर अपना नाम लिखकर उस ग्रुप में सबमिट करना है, जिसका मॉडल आंसर इसी समय रात को 9 बजे प्रतिदिन आपको प्राप्त होगा। सोमवार से लेकर शुक्रवार तक आपको मॉडल आंसर से चेक करना है। शनिवार को जो मेगा टेस्ट होगा उसमें आप सभी को फीडबैक दिया जाएगा, जैसा कि कल और आज दोनों दिन आप सभी को दिया गया है। तो इंग्लिश मीडियम वाले छात्र कैसे करेंगे, तो हिंदी का आप लोग ट्रांसलेट कर लीजिएगा इंग्लिश में, जो मॉडल आंसर अभी जारी किया जाएगा। उसके बाद अगर आपको चेक करवाना हो तो हमारे एक जितेंद्र सर हैं, उनको आप सेंड कर दीजिएगा, वे चेक करके बता देंगे कि सही है कि गलत है। तो चलिए छठवां मेगा टेस्ट का पहला प्रश्न से प्रारंभ करते हैं। आपके प्राप्तांक मैं बीच बीच में बताते जाऊंगा, सभी का एक साथ नहीं बता पाऊंगा, तो आप सभी वीडियो अंत तक देखिए और कॉपी निकाल लीजिए, मॉडल आंसर नोट करते जाइए, क्योंकि यही है जो भविष्य में आपका काम आएगा। और कल आप सभी दर्शन शास्त्र के लिए भी तैयार रहें। आपको टॉपिक बस बताया जाएगा, उस टॉपिक के अंतर्गत आपको प्रश्न कल से मिलना प्रारंभ हो जाएगा। जिन्हें भी दर्शन शास्त्र, छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य और भारत का इतिहास मेंस का नोट्स चाहिए होगा, तो दिए हुए नंबर पर SMS कीजिएगा। जिनको डेमो देखना होगा आप डेमो भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन मैं ग्रुप में नहीं भेजूंगा। आप पर्सनल SMS कीजिएगा, जिनको भी चाहिए होगा उन्हें मिल जाएगा। तो चलिए आज का पहला प्रश्न दिया गया था आपको कल मेगा टेस्ट में कि कोलदहका नृत्य से किसे कहते हैं। 30 शब्द में पूछा गया है आप सभी से कि कोलदहका नृत्य किसे कहते हैं। तो देख लीजिए कोलदहका नृत्य क्या है। छत्तीसगढ़ में कोल जनजाति का पारंपरिक नृत्य, जिसे कोहलई नृत्य भी कहा जाता है, मुख्यतः सरगुजा क्षेत्र में प्रचलित सवाल जवाब शैली का नृत्य, जिसमें महिलाओं के सवाली गीतों का जवाब पुरुषों को देना होता है। ये आपका पहला प्रश्न था कोलदहका नृत्य। तो देखिए जी,
30 शब्द के प्रश्न में आप मैक्सिमम 40 शब्द लिख सकते हैं, क्योंकि आपको एग्ज़ाम हॉल में 4 लाइन दिया जाएगा। लेकिन जो इस साल मेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं, ध्यान दीजिए, 4 लाइन दिया रहेगा, लेकिन आप 30 से 35 शब्द से ज़्यादा मत लिखिएगा। 4 लाइन लिखने का प्रयास भी मत कीजिएगा, क्योंकि 3 घंटा बहुत कम समय होता है 200 अंक के लिए। आपको पूरे प्रश्न सॉल्व करना है, तो 30 के स्थान पर भले 35 कीजिएगा। पूरा 4 लाइन में कम से कम आपको 45 से 50 शब्द आएंगे, तो उतना लिखने का प्रयास मत कीजिएगा। आप सभी को मेगा टेस्ट में 30 शब्द के 10 प्रश्न दिए गए थे, क्योंकि वर्तमान में जो सिलेबस आप देखेंगे वहाँ 30 शब्द और 60 शब्द के प्रश्न ज़्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि सिलेबस पिछले साल चेंज हो चुका है। तो देखिए, आप सभी को 10 प्रश्न 30 शब्द के 20 अंक, 5 प्रश्न 60 शब्द के 20 अंक, 2 प्रश्न आपको 100 शब्द के 16 अंक, और 2 प्रश्न आपके 125 शब्द के 20 अंक, और 1 प्रश्न आपको दिया गया था 175 शब्द के। इस तरह से आपके टोटल अंक हो रहे थे 91। तो अंत तक देखिए, मैं बीच बीच में छात्रों का नाम लेते जाऊंगा, और सबसे अंतिम में टॉप 3 छात्रों का नाम भी बताऊंगा। केवल टॉप 3 छात्रों का ही नाम बताया जाएगा, बाकी सभी के प्राप्तांक बताए जाएंगे। तो एक बार और देख लीजिए, कोलधाका नृत्य क्या है। तो छत्तीसगढ़ में कोल जनजाति का पारंपरिक नृत्य, जिसे कोहलई नृत्य भी कहा जाता है, मुख्यतः सरगुजा क्षेत्र में प्रचलित सवाल जवाब शैली का नृत्य, जिसमें महिलाओं के सवाली गीतों का जवाब पुरुषों को देना होता है। ये रहा आपका पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न दिया गया था आप सभी को, जनजातियों में प्रचलित स्वास्थ्य समस्याएं क्या थी। तो जब आपको जनजातियों में प्रचलित समस्या का प्रश्न सॉल्व कराया गया था, आप सभी को मॉडल आंसर भी प्रोवाइड किया गया था। तो मेरे हिसाब से आप सभी को लिखना चाहिए था, नोट्स बनाना चाहिए था, और जब तक आप लिखेंगे नहीं तो आप सीख भी नहीं पाएंगे। तो आप सभी लिखिए, जब तक लिखना प्रारंभ नहीं करेंगे सीख नहीं पाएंगे। और मॉडल आंसर से भी नोट्स बनाते जाइए, आपका भविष्य में यही काम आएगा। निश्चित रूप से उस दिन याद करेंगे जिस दिन आप एग्ज़ाम हॉल में मेंस का आंसर राइटिंग करते रहेंगे, और यह बात हमेशा याद आएगा कि आप मॉडल आंसर क्यों नहीं लिखते थे। तो लिखिए, ये आपको भविष्य में काम आएगा। तो चलिए, आज का दूसरा प्रश्न था कल का, जनजातियों में प्रचलित स्वास्थ्य समस्याएं क्या थी। तो देख लीजिए, जनजातीय समाज में स्वच्छता को लेकर जागरूकता के अभाव से अनेक समस्याएं उत्पन्न हुई है। संतुलित भोजन के अभाव से कुपोषण, बाह्य समाज के संपर्क में आने से अनेक हानिकारक पदार्थों का सेवन, जिससे स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। ये आपका दूसरा प्रश्न था, जनजातीय समाज में स्वच्छता को लेकर जागरूकता के अभाव से अनेक समस्याएं उत्पन्न हुई है। संतुलित भोजन के अभाव से कुपोषण, बाह्य समाज के संपर्क में आने से अनेक हानिकारक पदार्थों का सेवन, जिससे स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो रही है। ये रहा आज कल का दूसरा प्रश्न, अर्थात मेगा टेस्ट का दूसरा जो प्रश्न था। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था, पोला त्यौहार क्या है, 30 शब्द में, जिससे पोरा भी आपको कहीं कहीं शब्द देखने को मिल जाएगा। तो बहुत से छात्र अच्छा लिखे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से सभी को लिखना चाहिए था, इसको भी पोला त्यौहार को भी नहीं लिख पाए हैं। तो पोला त्यौहार क्या है देख लीजिए, प्रश्न तीसरा, पोला त्यौहार क्या है। पहले से बता देता हूँ, कल से दर्शन शास्त्र प्रारंभ हो रहे हैं। जो छात्र मेंस आंसर राइटिंग नहीं करेंगे कल से, उनको ग्रुप से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि दर्शन शास्त्र न ही कहीं अच्छे से पढ़ाया जाता है, न ही आपको कहीं अच्छे से नोट्स मिल पाएगा, और न ही कहीं प्रश्न सॉल्व कराया जाता है। तो पहले से बता देता हूँ, किसी को कोई समस्या हो, आप क्यों नहीं लिख पा रहे हैं, तो आप मेरे को इन्फॉर्म कर दीजिएगा, अपना कारण सही रीज़न बताइएगा, ताकि मैं संतुष्ट रहूँ। और जो नहीं लिखेंगे उनको मैं कुछ दिनों में रिमूव कर दूँगा,
क्योंकि बहुत हो गया। आपको पिछले आज 6वां मेगा टेस्ट है, 35वां दिन का मॉडल आंसर देख रहे हैं, तो प्रत्येक बार हम नहीं बोल सकते आप सभी को, इसलिए देखिए 7 बैच आपका हमारा प्रीलिम्स का है, 5 बैच मेंस का है, जिसमें आप देखेंगे कल का 6वां मेगा टेस्ट में केवल 40 छात्र ही सम्मिलित हुए थे। तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का कोई मतलब नहीं है, हमको केवल 40 स्टूडेंट काफ़ी हैं, हमारे लिए पर्याप्त हैं, जो प्रतिदिन लिखे और अपना नोट्स स्वयं बनाते जाए। तो चलिए तीसरा प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। भादो अमावस्या को पोला त्यौहार मनाया जाता है, जो कृषि आधारित पर्व है। इस दिन बैलों का विशेष श्रृंगार किया जाता है, साथ ही पारंपरिक रूप से बैल दौड़ का आयोजन होता है। बच्चों के द्वारा मिट्टी की बैल या खिलौने से खेलने की परंपरा है। यह रहा आपका तीसरा प्रश्न कि पोला त्यौहार क्या है। तो भादो अमावस्या को पोला त्यौहार मनाया जाता है, जो कृषि आधारित पर्व है। इस दिन बैलों का विशेष श्रृंगार किया जाता है, साथ ही पारंपरिक रूप से बैल दौड़ का आयोजन होता है। बच्चों के द्वारा मिट्टी की बैल या खिलौने से खेलने की परंपरा है। यह रहा आपका मेगा टेस्ट का तीसरा प्रश्न का मॉडल आंसर। चौथा प्रश्न देखिए, पंडवानी के प्रमुख कलाकारों के नाम लिखिए। तो देखिए जी, पंडवानी के प्रमुख कलाकारों के आपसे नाम पूछा गया था, तो जिस प्रकार से आप विभाजित करके बताए थे, तो आप सभी को अवगत करा देता हूँ। वहाँ आपको केवल 4 लाइन प्राप्त होगा। तो 4 लाइन में आप कैसे वहाँ विभाजित करेंगे, कैसे आंसर राइटिंग में आप आंसर शीट को ख़राब करेंगे, इसलिए पहले से ही बता देता हूँ, आप कभी भी विभाजित करने का प्रयास 100 शब्द से कम वाले प्रश्नों में तो बिल्कुल मत कीजिएगा। भले ही आप 125-175 शब्दों के आंसर में विभाजित करके लिख सकते हैं। और अंतर वाले प्रश्न की बात है, तो अंतर आप लोक प्रशासन है, समाजशास्त्र है, ये दोनों सब्जेक्ट में आप अंतर 30 शब्द 60 शब्द शुरू से प्रारंभ कर सकते हैं। लेकिन जो अन्य सब्जेक्ट हैं जो आप प्रीलिम्स में पढ़ते हैं, वहाँ आप अंतर जिस प्रकार से स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में लिखते थे, वैसा आप यहाँ नहीं लिख सकते, क्योंकि इतने तथ्य हैं जो आप प्रीलिम्स का तैयारी करते हैं तो स्वयं जानते हैं। तो आप लिखने का अंतर प्रयास मत कीजिएगा। भले ही समाजशास्त्र और लोक प्रशासन आपका अलग है। तो चलिए चौथा प्रश्न का मॉडल आंसर देख लेते हैं। पंडवानी के प्रमुख कलाकारों के नाम लिखिए। 30 शब्द में आपसे पूछा गया था, तो देख लीजिए आंसर। पंडवानी के वेदमती शैली के प्रमुख कलाकार झाड़ूराम देवांगन, रेवाराम साहू, पूनाराम निषाद, ऋतु वर्मा हैं। जबकि कापालिक शैली के प्रमुख कलाकार तीजनबाई, शांतिबाई, उषाबाई आदि हैं। तो एक बड़ा आंसर देख लीजिए। पंडवानी के वेदमती शैली के प्रमुख कलाकार झाड़ूराम देवांगन, रेवाराम साहू, पूनाराम निषाद, ऋतु वर्मा है। जबकि कापालिक शैली के प्रमुख कलाकार तीजनबाई, शांतिबाई, उषाबाई आदि हैं। ठीक है, यह रहा आपका मेगा टेस्ट का चौथा प्रश्न। पांचवा प्रश्न आपसे पूछा गया था, लोकगीत को समझाइए। तो क्या है लोकगीत, देख लीजिए। उससे पहले कुछ छात्रों के अंक देख लेते हैं। सब तैयार है सुनने के लिए, अपना अंक जानने के लिए? बताया जाए। चलिए बताते हैं आप सभी के प्राप्तांक। प्रगति बंजारे देख रहे हैं जी? देख रहे होंगे तो लाइव चैट पे कमेंट कीजिए यस करके, आपके प्राप्तांक बताते हैं। दीपिका आप देख रहे हैं जी? देख रहे होंगे तो यस कीजिए, आपके भी अंक बताते हैं। गरिमा जो बैच 5 में है, अगर आप भी होंगे तो कमेंट कीजिए लाइव चैट में यस करके, आप तीनों के प्राप्तांक बताता हूँ। देखिए गरिमा 2 हैं, एक बैच पहले में भी हैं, बैच 5 में भी हैं, दोनों टेस्ट दिए हैं। जो बैच 1 वाले हैं गरिमा साहू है, और 5 वाले का नाम केवल गरिमा है। चलिए बताता हूँ। गरिमा आपके प्राप्तांक अंक हैं 69 69। टोटल अंक थे 91, जहां आपको 69 अंक प्राप्त हुए हैं।
दीपिका, आपको 91 टोटल अंक में 65 अंक प्राप्त हुए हैं, जबकि प्रगति बंजारे आपको टोटल 91 अंक में 61 अंक प्राप्त हुए हैं। तो आप सभी अपना प्रतिशत निकाल लीजिएगा कि आपको कितना प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ है। बाकी छात्रों के नाम कुछ प्रश्नों के बाद देखेंगे। इसी तरह से कंप्लीट करेंगे जितने भी छात्र सम्मिलित हुए थे। लोकगीत को समझाइए 30 शब्द। लोकगीत लोक जीवन की अलिखित व्यवहारिक रचना है जो लोक परंपरा से प्रचलित और प्रतिष्ठित होती है। लोकगीतों के रचयिता प्रायः अज्ञात होते हैं। इसके अंतर्गत संस्कार गीत, प्रेम गीत, अनुष्ठान गीत, पूजा गीत आते हैं। ये आपका 5वां प्रश्न था। लोकगीत को समझाइए 30 शब्द में। तो एक बार और देख लीजिए। लोकगीत लोक जीवन की अलिखित व्यवहारिक रचना है जो लोक परंपरा से प्रचलित और प्रतिष्ठित होती है। लोकगीतों के रचयिता प्रायः अज्ञात होते हैं। इसके अंतर्गत संस्कार गीत, प्रेम गीत, अनुष्ठान गीत और पूजा गीत आते हैं। ये रहा आपका 5वां प्रश्न का मॉडल आंसर। 6वां प्रश्न था, आप सभी को दिया गया था जाजल्यदेव प्रथम के सैन्य अभियान को समझाइए। 30 शब्द में पूछा गया था। तो देख लीजिए जाजल्यदेव प्रथम के सैन्य अभियान में क्या है। और जो छात्र पूछ रहे थे लोक प्रशासन और संविधान की कक्षा के बारे में, तो उनको बता देता हूँ कि आपकी कक्षा जैसे ही आपका छत्तीसगढ़ का ये इतिहास कंप्लीट होता है, उसके दूसरे दिन से हम आप सभी का लोक प्रशासन और संविधान दोनों की कक्षा प्रारंभ कर देंगे, जिसमें आपका लोक प्रशासन और दर्शन शास्त्र का जो टेस्ट है शब्द सीमा के अनुसार ही रहेगा और शब्द सीमा के अनुसार ही आपको लिखना है, जो आपको अगले सोमवार से प्राप्त हो जाएगा। जो भी छात्र रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते होंगे, चाहे आप जितेंद्र सर को SMS कर सकते हैं या मेरे को SMS कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और जो बैच बन रहा है उसमें शामिल हो सकते हैं। ठीक है, तो देख लीजिएगा जिनको भी संविधान और लोक प्रशासन पढ़ना होगा, जितेंद्र सर या आप मेरे को SMS कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं जाजल्यदेव प्रथम के सैन्य अभियान के बारे में। इसने लगातार सैनिक अभियान करते हुए क्षेत्र का विस्तार किया। इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धि छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव को पराजित किया और उसे बंदी बना लिया, परंतु उसकी माता के आग्रह पर उसे छोड़ दिया। ये आपका 30 शब्द के प्रश्न थे, तो हम ज़्यादा शब्दों को सम्मिलित नहीं कर सकते थे, केवल तथ्य को ही शामिल किए हैं। तो प्रश्न का आंसर एक बार और देख लीजिए। प्रश्न क्या था? जाजल्यदेव प्रथम के सैन्य अभियान को समझाइए। तो आंसर एक बार और देखिए। इसने लगातार सैनिक अभियान करते हुए क्षेत्र का विस्तार किया। इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धि छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव को पराजित किया और उसे बंदी बना लिया, परंतु उसकी माता के आग्रह पर उसे छोड़ दिया गया। ये रहा आपका 6वां प्रश्न का मॉडल आंसर। 7वां प्रश्न आप सभी को दिया गया था, मराठा कालीन धार्मिक स्थिति का उल्लेख कीजिए। 7वां प्रश्न था 30 शब्द के प्रश्न में कि मराठा कालीन धार्मिक स्थिति का उल्लेख कीजिए 30 शब्द में। तो देखिए उत्तर क्या होगा। मराठा काल में विभिन्न धर्मों का सह अस्तित्व विद्यमान था। मराठा शासक धार्मिक सहिष्णु प्रवृत्ति के थे। राम टेकरी मंदिर और लक्ष्मी नारायण मंदिर जैसे अनेक मंदिर निर्मित हुए, जो धार्मिक सहिष्णुता के उदाहरण था। यह रहा आपका 7वां प्रश्न कि मराठा कालीन धार्मिक स्थिति का उल्लेख कीजिए। तो आंसर इसका एक बार और देख लीजिए। मराठा काल में विभिन्न धर्मों का सह अस्तित्व विद्यमान था। मराठा शासक धार्मिक सहिष्णु प्रवृत्ति के थे। राम टेकरी मंदिर और लक्ष्मी नारायण मंदिर जैसे अनेक धार्मिक मंदिर निर्मित हुए, जो धार्मिक सहिष्णुता के उदाहरण था। ये रहा आपका 7वां प्रश्न। जो आपका कुछ दिनों में लोक प्रशासन और संविधान की कक्षा प्रारंभ हो रही है, उसमें प्रतिदिन आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा और
दोनों एक ही साथ मिलेंगे। तो आप लगातार नोट्स बनाते रहिएगा, आपको PDF खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और प्रतिदिन आप सभी को क्लास के कुछ मिनटों बाद नोट्स दे दिया जाएगा, तो आप लगातार नोट्स बनाते जाइएगा, एक साथ PDF नहीं दिया जाएगा, ठीक है। और जो नए छात्र हैं वे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि शाम को 5 बजे प्रतिदिन छत्तीसगढ़ का भूगोल की कक्षाएं हो रही है। और कुछ दिनों में आपका इकोनॉमिक्स का भी कक्षा प्रारंभ हो जाएगा। पहले तो आप सभी को बता दूं 6 या 7 कक्षा हो चुका है इकोनॉमिक्स का, जिसमें आप सभी को बैकअप क्लास भी दिया जा रहा है। तो आगे की कक्षा के लिए तैयार रहेंगे और उसके बाद हम पर्यावरण प्रारंभ करेंगे, ठीक है। ये दोनों कक्षाएं ACF के लिए प्रारंभ की गई थी, लेकिन बाद में छात्रों का कमेंट आया कि नहीं सर ACF नहीं, PSC तैयारी करना है, तो PSC पे हम लोग विशेष ध्यान दिए। चलिए 8वां प्रश्न देखिए, सूबेदार महिपत राव का उल्लेख कीजिए। कितने शब्द में प्रश्न पूछा गया था? 30 शब्द में। किसके बारे में? तो सूबेदार महिपत राव के बारे में। तो आंसर देख लीजिए, महिपत राव छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार हुए। इसके समय यूरोपीय यात्री फॉरेस्टर ने इसे शासन का वर्णन किया और रायपुर को एक बड़े शहर के रूप में उल्लेख किया। यद्यपि इसके शासन के अंतिम वर्षों में स्थितियों में गिरावट आई। ये रहा आपका महिपत राव के बारे में, जो सूबेदार महिपत राव थे, कि महिपत राव छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार हुए। इसके समय यूरोपीय यात्री फॉरेस्टर ने इसके शासन का वर्णन किया। सुधार लेंगे, इसे नहीं है, इसके शासन का वर्णन किया और रायपुर को एक बड़े शहर के रूप में उल्लेख किया। यद्यपि इसके शासन के अंतिम वर्षों में स्थितियों में गिरावट आई। ये रहा आपका 8वां प्रश्न। तो चलिए 8वां प्रश्न के बाद 9वां प्रश्न था, सत्याग्रह आश्रम को बताइए। तो क्या है सत्याग्रह आश्रम? इसको जानने से पहले कुछ छात्रों के प्राप्तांक जान लेते हैं। तो पुनः आप सभी तैयार हो जाइएगा अपना अंक जानने के लिए। सबसे पहले नाम उल्लेखित करता हूं, ज्योति सिंह। ज्योति सिंह आप देख रहे हैं जी, आपके प्राप्तांक अंक हैं 69। रोशन टोप्पो देख रहे हैं आप, रोशन टोप्पो, आपके प्राप्तांक अंक हैं 66। अगला है शोभांशी सिंह, आप देख रहे हैं जी, सुभाषिनी सिंह है, आप देख रहे हैं जी, सुभाषिनी सिंह। सुभाषिनी सिंह आपके प्राप्तांक अंक हैं 73। रोशन टोप्पो आपके प्राप्तांक अंक हैं 66, जबकि ज्योति सिंह आपके प्राप्तांक अंक हैं 69। अगला देख लीजिए रेखा कुजूर। रेखा कुजूर आप हैं जी, आप सभी होंगे तो लाइव चैट में यस कमेंट कीजिए। रेखा कुजूर आपके प्राप्तांक अंक हैं 40। आपको अभी मेहनत करने की बहुत आवश्यकता है। आप स्वयं देख सकते हैं आपका प्राप्तांक 50% भी नहीं आ रहा है। तो आप लोग शुरुआत के प्रारंभिक दिनों से लिखना प्रारंभ किए हैं, तो इस तरह से अपने अंकों में गिरावट मत लाइए। आगे बढ़ने की बहुत आवश्यकता है और आगे बढ़िए, तैयारी करना प्रारंभ कर दीजिए। बहुत ही जल्द अगला नोटिफिकेशन CGPSC प्रीलिम्स का कुछ दिनों में आ जाएगा। 9वां प्रश्न देखिए, सत्याग्रह आश्रम को बताइए। 30 शब्द के प्रश्न थे। पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की गई। यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त विभिन्न सत्याग्रहियों ने आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रशिक्षण प्राप्त प्रमुख सत्याग्रहियों में श्यामलाल सोम, विश्वंभर पटेल, परदेसी राम प्रमुख थे। ये आपका रहा 9वां प्रश्न, सत्याग्रह आश्रम को बताइए, जो कि आपको 30 शब्दों में पूछा गया था। तो एक बार और देख लीजिए, पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की गई। यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त विभिन्न सत्याग्रहियों ने
आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रशिक्षण प्राप्त प्रमुख सत्याग्रहियों में श्यामलाल सोम, विश्वंभर पटेल, परदेसी राम प्रमुख थे। यह रहा आपका 9वां प्रश्न का मॉडल आंसर। 30 शब्द का अंतिम प्रश्न था, तमोरा जंगल सत्याग्रह का उल्लेख कीजिए। कितने शब्दों में? 30 शब्दों में। तो आप सभी कल दर्शन शास्त्र के लिए भी तैयार रहिएगा, और जो छत्तीसगढ़ का इतिहास का जो कुछ पाठ बचा हुआ है उसको हम सोमवार से लेकर शनिवार तक कंप्लीट कर देंगे। इस तरह से आपके 2 विषय कंप्लीट हो जाएंगे, एक छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य और दूसरा छत्तीसगढ़ का इतिहास। और क्या बोलते हैं, आप सभी प्रीलिम्स में टेस्ट में शामिल हुआ कीजिए। शनिवार और रविवार आज भी आप लोगों के लिए टेस्ट आयोजित किया गया था पंचायती राज का। इस तरह से अब छत्तीसगढ़ का इतिहास प्रीलिम्स भी हो गया, आपका मेंस भी हो गया। प्रीलिम्स का आप वीडियो देख लीजिएगा, उसका भी प्रश्न सॉल्व कराया गया है। आपका छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य हो गया है और छत्तीसगढ़ का जनजाति भी हो गया है, तो आप यूट्यूब में उसका भी प्रश्न सॉल्व कर लीजिएगा। छत्तीसगढ़ का भूगोल आपका चल रहा है, इसको भी हम अगले संडे को सॉल्व करेंगे। जो पंचायती राज के बाद हम ग्राम सभा देखे हैं, अगले में हम ग्राम पंचायत देख लेंगे, फिर जनपद पंचायत और जिला पंचायत। इस तरह से आपका पंचायती राज को 3 भाग में विभाजित करके उसको भी कंप्लीट कर देंगे। अगर पंचायती राज का कक्षा आप अटेंड नहीं कर पाए हैं तो चैनल में जाकर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बना हुआ है पंचायती राज का, और साथ ही साथ नोट्स बना लीजिएगा। और जो नोट्स नहीं बना पाएंगे, जैसे जॉब वाले हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप SMS कीजिएगा, आपको पंचायती राज व्यवस्था का भी नोट्स मिल जाएगा। और दर्शन शास्त्र का जिनको भी चाहिए होगा, कंप्लीटली मेंस के अकॉर्डिंग प्रत्येक टॉपिक को सम्मिलित किया गया है उस नोट्स में, जो पूर्णतः आपका मेंस का ही काम आएगा। बहुत ही आसान भाषा में समझाने का, लिखने का प्रयास किया गया है। जिनको भी डेमो देखना होगा पर्सनल मैसेज कीजिएगा, मैं ग्रुप में सेंड नहीं करने वाला, ठीक है। प्रश्न 10वां देख लीजिए, तमोरा जंगल सत्याग्रह का उल्लेख कीजिए 30 शब्द में। उत्तर है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महासमुंद के तमोरा क्षेत्र में लागू वन अधिनियम व वन अन्य अधिकारों की मांग को लेकर 1930 ईस्वी में यति यतनलाल व शंकर राव गनौत के नेतृत्व में हुई, जिसमें बालिका दयावती की महत्वपूर्ण भूमिका रही। ये आपका 10वां प्रश्न था। तमोरा जंगल सत्याग्रह का उल्लेख कीजिए। तो इसका आंसर एक बार और देख लीजिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महासमुंद के तमोरा क्षेत्र में लागू वन अधिनियम व अन्य अधिकारों की मांग को लेकर 1930 ईस्वी में यति यतनलाल व शंकर राव गनौत के नेतृत्व में हुई, जिसमें बालिका दयावती की महत्वपूर्ण भूमिका रही। ये आपका 30 शब्द के प्रश्न हुए। तो देखिए जी, हम छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य पूर्णतः जो जनजाति वाला पार्ट है उसको समाप्त कर चुके हैं। केवल आपका एक टॉपिक छूटा हुआ है संवैधानिक उपबंध के बारे में, आप उसका अध्ययन कर लीजिएगा, आपको क्लास में मिल जाएगा, वहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए 60 शब्द का प्रश्न शुरुआत करते हैं। जो 11वां प्रश्न दिया गया था आपका, टोटम का उल्लेख कीजिए 60 शब्द में। प्रश्न क्या था? टोटम का उल्लेख करना था आपको 60 शब्द में। जिनको भी प्रारंभिक कक्षा अर्थात पहले दिन से लेकर 35वां दिन तक का मॉडल आंसर चाहिए होगा एक PDF के माध्यम से, तो भी आप मेरे से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए प्राप्त करना बाद में, पहले आप कुछ लोगों के प्राप्तांक देख लेते हैं। हिरेंद्र, देख रहे हैं जी आप, हिरेंद्र आपके अंकों में भारी गिरावट आई है पहले के तुलना में। आपके प्राप्तांक हैं इस बार मात्र 22 अंक। समृद्धि जी, आपके प्राप्तांक अंक हैं 38। वैशाली कुरमालकर, आपके प्राप्तांक अंक हैं 67। ठीक है, ये रहे प्रमुख 3 छात्रों के नाम। आगे का जो छात्र हैं उनके प्राप्तांक कुछ प्रश्नों के बाद देखेंगे। उससे पहले हम टोटम के बारे में देख लेते हैं 60 शब्द में। टोटम जनजाति जीवन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। कोई वस्तु या वस्तुओं का समूह जो सामान्यतः किसी पशु, पक्षी, पौधे आदि के रूप में होता है और जिसे किसी
सामाजिक समूह के सदस्य विशेष श्रद्धा और सम्मान से देखते हैं, उसके साथ भावनात्मक संबंधों का अनुभव करते हैं, इसे ही टोटम कहा जाता है। जनजातीय समुदाय के लिए यह देवतुल्य होता है। ये रहा आपका टोटम के बारे में 60 शब्दों में पूछा गया था। टोटम जनजाति, टोटम क्या है एक बार और देख लीजिए। टोटम जनजातीय जीवन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। कोई वस्तु या वस्तुओं का समूह जो सामान्यतः किसी पशु, पक्षी, पौधे आदि के रूप में होता है और जिसे किसी सामाजिक समूह के सदस्य विशेष श्रद्धा और सम्मान से देखते हैं, उसके साथ भावनात्मक संबंधों का अनुभव करते हैं, इसे ही टोटम कहा जाता है। जनजातीय समुदाय के लिए यह देवतुल्य होता है। यह रहा आपका 11वां प्रश्न का मॉडल आंसर। देखिए जी, प्रतिदिन मॉडल आंसर जारी किया गया है, फिर भी अगर आप मेगा टेस्ट में उस प्रश्न को अन्यथा बातों का और अन्य बातों का ज़्यादा उल्लेख करते हैं, अन्य से आप समझ गए होंगे जिसका कहीं किसी बुक में उल्लेख किया नहीं गया है, उनके बारे में अगर आप लिखते हैं तो आप स्वयं के साथ धोखा कर रहे हैं। आप क्या लिख रहे हैं आपको ही पता ही नहीं होगा कि आप लिखे क्या हैं। पढ़िएगा, जिनको फीडबैक प्राप्त हुआ होगा, जिनके अंक कम आए होंगे, आप स्वयं देखिएगा मॉडल आंसर में क्या बताया जाता है, आप क्या लिखते हैं, प्रश्न क्या पूछा जाता है, आप स्वयं आकलन कर लीजिएगा। चलिए 12वां प्रश्न देखते हैं। बंजारा समुदाय का उल्लेख कीजिए 60 शब्द में। तो देख लीजिए बंजारा समुदाय के बारे में। बंजारा समुदाय, इनकी पहचान एक घुमंतू समुदाय के रूप में रही है। भार ढोने वाले पशु उनके जीवन का प्रमुख हिस्सा है। इनमें बंजारी माता, भवानी देवी आदि की पूजा का विशेष महत्व है। इसमें छत्तीसगढ़ी बोली का प्रचलन है। मुख्यतः इन पर हिंदू धर्म तथा परंपराओं का प्रभाव है तथा सीमित रूप से इस्लाम का भी प्रभाव दिखता है। यह रहा आपका 12वां प्रश्न। बंजारा समुदाय का उल्लेख कीजिए। तो बंजारा समुदाय, इनकी पहचान एक घुमंतू समुदाय के रूप में रही है। भार ढोने वाले पशु उनके जीवन का प्रमुख हिस्सा है। इनमें बंजारी माता, भवानी देवी आदि की पूजा का विशेष महत्व है। इसमें छत्तीसगढ़ी बोली का प्रचलन है। मुख्यतः इन पर हिंदू धर्म तथा परंपराओं का प्रभाव है। इसके अलावा सीमित रूप से इस्लाम का भी प्रभाव दिखता है। ये रहा 12वां प्रश्न का मॉडल आंसर। अगला प्रश्न था राजर्षि तुल्य कुल वंश को समझाइए 60 शब्द में। जब आपको मॉडल आंसर बताया गया था तो उस समय राजर्षि तुल्य कुल वंश के बारे में आपको 60 शब्द में ही लिखाया गया था। तो कम से कम ऐसे प्रश्नों को तो गलत मत कीजिए। आप स्वयं के साथ धोखा करते हैं जब आप इस तरह के प्रश्न को नहीं लिख पाते हैं। तो चलिए, धोखा आप देते रहिए स्वयं को। उससे पहले हम कुछ छात्रों के प्राप्तांक देख लेते हैं। पिंकी मांगपुर देख रहे होंगे तो लाइव चैट में यस बोलिए सी। नम्रता साहू देख रहे होंगे तो लाइव चैट में यस कमेंट कीजिए। खुशी देख रहे होंगे तो कमेंट में यस कमेंट कीजिए, आपको आपके अंक जानकर खुशी होगी। मधु नेताम आप भी होंगे तो लाइव चैट में कमेंट कीजिए। पिंकी मांगकुर आपके प्राप्तांक अंक हैं 63। नम्रता साहू आपके प्राप्तांक अंक हैं 65। खुशी आपके प्राप्तांक अंक हैं 53। मधु नेताम आपके प्राप्तांक अंक हैं 45। आप सभी को पुनः बता देता हूँ, टोटल 91 अंक का टेस्ट लिया गया था। तो जो प्रतिशत, कितना प्रतिशत अंक पाए हैं आप स्वयं निकाल लीजिएगा। देख लीजिए राजर्षि तुल्य कुल वंश के बारे में। तो भीमसेन द्वितीय का आरंग ताम्रपत्र से जानकारी मिलती है कि राजर्षि तुल्य कुल वंश का प्रभाव क्षेत्र आरंग था। समुद्रगुप्त के दक्षिण अभियान का लाभ उठाकर इस वंश की स्थापना सूर नामक शासक द्वारा की गई थी। इस वंश के प्रमुख शासक दैत प्रथम, दैत द्वितीय, भीम प्रथम, भीम द्वितीय आदि थे। संभवतः यह गुप्तों की अधिसत्ता भी स्वीकार करते थे।
तो ये रहा आपका राजर्षि तुल्य कुलवंश के बारे में। तो भीमसेन द्वितीय का आरंग ताम्रपत्र से जानकारी मिलती है कि राजर्षि तुल्य कुलवंश का प्रभाव क्षेत्र आरंग था। समुद्रगुप्त के दक्षिण अभियान का लाभ उठाकर इस वंश की स्थापना सूर्य नामक शासक द्वारा की गई थी। इस वंश के प्रमुख शासक दैत्य प्रथम, दैत्य द्वितीय, भीम प्रथम, भीम द्वितीय आदि थे। संभवतः यह गुप्तों की अधिसत्ता भी स्वीकार करते थे। यह रहा आपका 13वां प्रश्न का मॉडल आंसर। 14वां प्रश्न आपसे पूछा गया था विलासतुंग का वर्णन कीजिए 60 शब्दों में। तो देख लीजिए विलासतुंग के बारे में। राजिम शिलालेख से जानकारी मिलती है कि नलवंशी शासक विलासतुंग ने प्रसिद्ध राजीवलोचन मंदिर का निर्माण करवाया था, जो बालार्जुन का समकालीन शासक माना जाता है। संभवतः नलवंशी शासक विलासतुंग वातापी चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय की सत्ता को स्वीकार करते थे। तो ये रहा आपका 14वां प्रश्न का मॉडल आंसर कि राजिम शिलालेख से जानकारी मिलती है कि नलवंशी शासक विलासतुंग ने प्रसिद्ध राजीवलोचन मंदिर का निर्माण करवाया था, जो बालार्जुन का समकालीन शासक माना जाता है। संभवतः नलवंशी शासक विलासतुंग वातापी चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय की सत्ता को स्वीकार करते थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 15वां। परलकोट विद्रोह को समझाइए 60 शब्दों में आपसे पूछा गया था। तो देख लीजिए परलकोट विद्रोह क्या है, क्या था और क्या हुआ था। आपसे 60 शब्दों में पूछा गया था। तो देख लीजिए परलकोट विद्रोह के बारे में। उत्तर, शासक महिपाल देव के समय परलकोट विद्रोह 1825 में गेंद सिंह के नेतृत्व में अबूझमाड़ियों को शोषण मुक्त करने हेतु मराठा शासकों के द्वारा लगाए गए कर को देने से इनकार कर दिया और बस्तर पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किए, जिसका प्रतीक स्वरूप धावड़ा वृक्ष की टहनी है। इस विद्रोह में गेंद सिंह को फांसी हो जाती है। तो देखिए बहुत से छात्र गेंद सिंह का इसमें ज़्यादा उल्लेख कर दिए हैं। तो पहले प्रश्न को अच्छे से समझा कीजिए कि प्रश्न आपसे पूछ क्या रहा है। आपसे प्रश्न परलकोट विद्रोह के बारे में पूछा गया था। तो एक बार और देख लीजिए। शासक महिपाल देव के समय परलकोट विद्रोह 1825 में गेंद सिंह के नेतृत्व में अबूझमाड़ियों को शोषण मुक्त कराने हेतु मराठा शासकों के द्वारा लगाए गए कर को देने से इनकार कर दिया और बस्तर पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किए, जिसका प्रतीक स्वरूप धावड़ा वृक्ष की टहनी है। इस विद्रोह में गेंद सिंह को फांसी हो जाती है। तो ये रहा आपका 15वां प्रश्न का मॉडल आंसर। 16वां प्रश्न, यति यतनलाल जैन का उल्लेख कीजिए। 100 शब्द में आपसे पूछा गया था। तो देखिए प्रमुख व्यक्तित्व का यह आपका दूसरा प्रश्न है। पिछले मेगा टेस्ट में भी गुरु घासीदास के बारे में आपसे पूछा गया था। आज हम यति यतनलाल जैन के बारे में पूछ रहे हैं। तो इसके अलावा आप प्रमुख व्यक्तित्व पढ़ लीजिएगा। एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, किसी न किसी एक का पूछा ही जाता है। और जिनको भी छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य हो या छत्तीसगढ़ का इतिहास हो, भारत का इतिहास हो या दर्शन शास्त्र हो, मेंस का नोट से चाहिए होगा तो मेरे से प्राप्त कर सकते हैं। प्रीलिम्स का नोट से चाहिए होगा तो छत्तीसगढ़ का इतिहास है, पंचायती राज व्यवस्था है और इकोनॉमिक्स है, इसका भी नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यति यतनलाल जैन के बारे में देख लेते हैं। उससे पहले कुछ छात्रों के प्राप्तांक जान लेते हैं। सभी रेडी हैं? ओम प्रभा साहू जी, आपके प्राप्तांक अंक हैं, पहले देख रहे होंगे तो यस कमेंट कीजिए। ओम प्रभा साहू, अंजलि कुशवाहा, ओम प्रभा साहू, रेशमी इक्का, माधवी पराटे। अंजलि कुशवाहा, ओम प्रभा साहू, रेशमी इक्का और माधवी पराते।
चलिए, अंजलि कुशवाहा, आपके प्राप्तांक अंक हैं 63 63। ओम प्रभा साहू, आपके प्राप्तांक अंक हैं 62 62। रेशमी इक्का, आपके प्राप्तांक अंक हैं 46 46, लगभग 50%। माधवी पराते, आपके प्राप्तांक अंक हैं 44, लगभग 49%। तो आप सभी अपने अंकों में बढ़ोतरी कीजिए। निश्चित रूप से आप अगला मेगा टेस्ट में सुधार अपने में करेंगे, उम्मीद रखता हूं आप सभी से। चलिए, बाकी छात्रों के नाम इसी प्रकार कुछ प्रश्नों के बाद देखेंगे। बड़े प्रश्न आ रहे हैं तो एक एक प्रश्न के बाद कुछ छात्रों के प्राप्तांक देखते जाएंगे। तो आइए देखते हैं यति यतनलाल जैन के बारे में। यति यतनलाल जैन, चलिए, इन्होंने समाज सुधार, सांस्कृतिक जागृति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, विशेषकर मद्य निषेध के क्षेत्र में। महासमुंद के जंगल सत्याग्रह में इन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया। महात्मा गांधी के सिद्धांतों से प्रभावित थे। स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के साथ साथ कमजोर वर्ग के उत्थान, हिंदू मुस्लिम एकता, ग्रामोद्योग को बढ़ावा जैसे प्रयास किए। महासमुंद में विवेकवर्धन आश्रम की स्थापना की। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इनकी स्मृति में अहिंसा एवं गौ रक्षा के क्षेत्र में योगदान देने के लिए यति यतनलाल सम्मान की स्थापना की गई है। तो ये रहा आपका 100 शब्द का प्रश्न, 16वां नंबर का था। यति यतनलाल जैन का उल्लेख कीजिए। तो एक बार और देख लीजिए, यति यतनलाल जैन, इन्होंने समाज सुधार, सांस्कृतिक जागृति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, विशेषकर मद्य निषेध के क्षेत्र में। महासमुंद के जंगल सत्याग्रह में इन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया। महात्मा गांधी के सिद्धांतों से प्रभावित थे। स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के साथ साथ कमजोर वर्ग के उत्थान, हिंदू मुस्लिम एकता, ग्रामोद्योग को बढ़ावा जैसे प्रयास किए। महासमुंद में विवेकवर्धन आश्रम की स्थापना की। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इनकी स्मृति में अहिंसा एवं गौ रक्षा के क्षेत्र में योगदान देने के लिए यति यतनलाल सम्मान की स्थापना की गई है। तो ये रहा आपका 16वां प्रश्न का मॉडल आंसर। तो चलिए कुछ छात्रों के प्राप्तांक भी देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं। उमा शंकर साहू होंगे तो लाइव चैट में यस कमेंट कीजिए। उमा शंकर साहू, आपके प्राप्तांक अंक हैं 46 46। अगला है अजय साहू, देख रहे हैं जी। अजय साहू, आपके प्राप्तांक अंक हैं 60। अगला है अरविंद बंजारे। अरविंद बंजारे देख रहे होंगे तो कमेंट कीजिए लाइव चैट में यस करके। आपके प्राप्तांक अंक हैं 68, 68 अंक 68। अगला है शरद मिश्रा। शरद मिश्रा, आपके प्राप्तांक अंक हैं 59। छबिलाल, छबिलाल, आपके प्राप्तांक अंक हैं 69। मुकेश गुप्ता होंगे तो कमेंट कीजिए लाइव चैट में। आपके प्राप्तांक एक अंक हैं 37। आप सभी को पुनः बता देता हूँ, टोटल अंक 91 था। ठीक है, अंत में हम टॉप 3 छात्रों के नाम देखेंगे। अभी तो आधा हुआ है, आधे छात्रों का अंक जानना बाकी है। तो चलिए पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन को पूर्ण कर लेते हैं, उसके बाद पुनः अंक जानकारी पे आएंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन कीजिए 100 शब्द में। छत्तीसगढ़ में सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की शुरुआत पंडित रविशंकर शुक्ल ने रायपुर में नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में जितने भी घटित घटना हुई है हम भारतीय संविधान में अच्छे से पढ़ेंगे। तो हम संविधान के बाद भारतीय इतिहास प्रारंभ करेंगे। छत्तीसगढ़ में सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की शुरुआत पंडित रविशंकर शुक्ल ने रायपुर में नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया। इस आंदोलन में ठाकुर प्यारेलाल,
महंत लक्ष्मी नारायण, मौलाना अब्दुल रऊफ, वामन राव लाखे, शिवदास डागा आदि व्यक्तियों ने नेतृत्व किया। इस आंदोलन के दौरान रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर क्षेत्रों में अनेक जंगल सत्याग्रह हुए। क्रांति कुमार भारतीय ने पुलिस के कड़े पहरे के बावजूद भी झंडा फहराया। द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन 1932 के दौरान 3 डिटेक्टर चुने गए तथा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। ये रहा आपका 17वां प्रश्न। सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन कीजिए। तो एक बार और देख लीजिए। छत्तीसगढ़ में सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की शुरुआत पंडित रविशंकर शुक्ल ने रायपुर में नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया। इस आंदोलन में ठाकुर प्यारेलाल, महंत लक्ष्मी नारायण, मौलाना अब्दुल रऊफ, वामन राव लाखे और शिवदास डागा आदि व्यक्तियों ने नेतृत्व किया। इस आंदोलन के दौरान रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर क्षेत्रों में अनेक जंगल सत्याग्रह हुए। क्रांति कुमार भारतीय ने पुलिस के कड़े पहरे के बावजूद झंडा फहराया। द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन 1932 के दौरान 3 डिटेक्टर चुने गए तथा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। यह रहा आपका 17वां प्रश्न का मॉडल आंसर। 18वां प्रश्न देखिए, मड़ई का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो बहुत से छात्रों ने अच्छा लिखे हैं। आपसे मड़ई के बारे में पूछा गया था तो आप अपने गांव का भी उल्लेख कर सकते थे, जिसमें बहुत से छात्रों ने बिल्कुल किए हैं कि मड़ई मेला में विभिन्न प्रकार के पकवान खाने को मिलता है। लोग खा भी लेते हैं और पैसा नहीं देते हैं। इसका मुख्य कारण भीड़ होता है। टॉकीज़ में बहुत भीड़ रहता है। लोग ज़मीन में बैठकर छत्तीसगढ़ी मूवी का आनंद लेते हैं। अच्छा आंसर है। आपने मड़ई के बारे में जितना जानते हैं उसके बारे में उतना उल्लेख किए हैं, लेकिन आपको मड़ई एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से पूछा गया था, ना कि तीसरी, चौथी, पाँचवीं के एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछा जाता है उसके हिसाब से। तो चलिए देखते हैं मड़ई का विस्तृत वर्णन 125 शब्द में। बस्तर क्षेत्र में दीपावली के बाद जनवरी से अप्रैल तक अनेक ग्रामों में मड़ई मेला का आयोजन किया जाता है। इस अवसर पर धार्मिक आयोजन भी होता है। आसपास के ग्रामवासियों द्वारा अपने देवी देवताओं को साथ लाने की परंपरा है। नारायणपुर की मड़ई सर्वाधिक प्रसिद्ध है। कोंडागांव में फागुन मड़ई, जबकि राजनांदगांव में लोक मड़ई महोत्सव आयोजित होता है। जनजातीय क्षेत्र में अंगादेव को कंधे से उठाकर आराधना किया जाता है। मड़ई के समय खुले मैदान में एबालतोर नृत्य भी किया जाता है। जनजातीय लोग वर्ष भर के लिए विभिन्न वस्तुओं के क्रय विक्रय का काम भी कर लेते हैं। ये आपसे पूछा गया था, मड़ई का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो एक बार और देख लीजिए। बस्तर क्षेत्र में दीपावली के बाद जनवरी से अप्रैल तक अनेक ग्रामों में मड़ई मेला का आयोजन किया जाता है। इस अवसर पर धार्मिक आयोजन भी होता है। आसपास के ग्रामवासियों द्वारा अपने देवी देवताओं को साथ लाने की परंपरा है। नारायणपुर की मड़ई सर्वाधिक प्रसिद्ध है। कोंडागांव में फागुन मड़ई, जबकि राजनांदगांव में लोक मड़ई महोत्सव आयोजित होता है। जनजातीय क्षेत्र में अंगादेव को कंधे से उठाकर आराधना किया जाता है। मड़ई के समय खुले मैदान में एबालतोर नृत्य भी किया जाता है। जनजातीय लोग वर्ष भर के लिए विभिन्न वस्तुओं के क्रय विक्रय भी कर लेते हैं। यह रहा आपका 18वां प्रश्न। 19वां प्रश्न आपसे पूछा गया था प्रांतीय चुनाव 1937 के बारे में। तो जैसा सर के द्वारा निर्देश प्राप्त हुआ है आप सभी जान लीजिए। जिनको भी संविधान और लोक प्रशासन इसका रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, 1-2 दिन में आप कंप्लीट करवा लीजिए। जैसे ही कक्षा प्रारंभ होती है उसके बाद नहीं किसी को रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा
और न ही किसी का सिफारिश काम आने वाला है। तो जिनको भी लेना होगा, संविधान और लोक प्रशासन दोनों प्रतिदिन क्लासेस होगी, हफ्ते में 5 दिन होगा। पहले से बता देता हूँ, सोमवार से लेकर शुक्रवार तक आपकी क्लासेस होंगी। शनिवार आपका मेगा टेस्ट होगा, रविवार में आपका केवल एक प्रीलिम्स का टेस्ट आयोजित किया जाएगा। तो देख लीजिएगा, हफ्ते में जो 5 दिन क्लासेस होंगी उसमें आपके लिए एक डाउट क्लास भी रखा जाएगा। जो 5 दिन के विभिन्न प्रश्न होंगे उनको एक वीडियो के माध्यम से डिस्कस भी कर लेंगे। और कहीं कुछ जानकारी चाहिए होगा तो हेल्पलाइन नंबर प्रत्येक प्रश्न में आपको देखने को मिलता है। तो हेल्पलाइन में आप SMS करके या कॉल करके किसी भी प्रकार की जानकारी उनके बारे में जानना चाहते होंगे, जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है, तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ का इतिहास आपका कंप्लीट हो चुका है, प्रीलिम्स और मेंस। छत्तीसगढ़ का जनजाति व्यवस्था भी कंप्लीट हो चुका है, प्रीलिम्स और मेंस। जिनको भी मेंस का नोट्स चाहिए होगा मेरे से SMS कीजिएगा। दर्शन शास्त्र आपका कल से प्रारंभ हो रहा है, तो सभी लिखिएगा और अन्यथा बातों को मत लिखिएगा। जो छात्र पढ़े नहीं हैं और नोट्स पाना चाहते हैं तो आप मेरे से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, प्रांतीय चुनाव 1937 क्या था। 125 शब्द में पूछा गया था, तो देख लेते हैं। 1935 के अधिनियम के आधार पर, अब 1935 का अधिनियम क्या था, इसको हम जब भारत का संवैधानिक विकास पढ़ेंगे 1773 से लेकर 1950 तक, कुछ दिनों में प्रारंभ कक्षा कर देंगे, वहाँ हम उल्लेख करेंगे कि आखिर 1935 के अधिनियम में कौन कौन से बिंदुओं को शामिल किया गया था। तो 1935 के अधिनियम के आधार पर 1937 में प्रांतीय विधानसभाओं के निर्वाचन हुए। देश के 8 राज्यों में कांग्रेस पार्टी को सफलता मिली, जिसमें मध्य प्रांत भी शामिल था। मध्य प्रांत में डॉक्टर खरे के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन किया गया, जिसमें पंडित रविशंकर शुक्ल को शिक्षा मंत्री और घनश्याम सिंह गुप्त को विधानसभा अध्यक्ष। मध्य प्रांत के गवर्नर ई राघवेंद्र राव चुने गए। बाद में किसी कारणवश डॉक्टर खरे के त्यागपत्र देने पर पंडित रविशंकर शुक्ल मुख्यमंत्री बनाए गए, जिन्होंने अपने कार्यकाल में गांधीवादी सिद्धांतों को लागू करने का प्रयास किया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार ने स्थानीय सरकारों से बिना अनुमति के सेना को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया, जिसके कारण कांग्रेस के सभी प्रांतीय सरकारों ने त्यागपत्र दे दिया। और इसी क्रम में 8 नवंबर 1939 को पंडित रविशंकर शुक्ल के इस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया। ये आपका 19वां प्रश्न था। प्रांतीय चुनाव 1937 क्या था, 125 शब्द में आपको बताना था। तो एक बार और देख लीजिए, 1935 के अधिनियम के आधार पर 1937 में प्रांतीय विधानसभा के निर्वाचन हुए। देश के 8 राज्यों में कांग्रेस पार्टी को सफलता मिली, जिसमें मध्य प्रांत भी शामिल था। मध्य प्रांत में डॉक्टर खरे के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन किया गया, जिसमें पंडित रविशंकर शुक्ल को शिक्षा मंत्री और घनश्याम सिंह गुप्त को विधानसभा अध्यक्ष। मध्य प्रांत के गवर्नर ई राघवेंद्र राव चुने गए। बाद में किसी कारणवश डॉक्टर खरे के त्यागपत्र देने पर पंडित रविशंकर शुक्ल मुख्यमंत्री बनाए गए, जिन्होंने अपने कार्यकाल में गांधीवादी सिद्धांतों को लागू करने का प्रयास किया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार ने स्थानीय सरकारों से बिना अनुमति के सेना को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया, जिसके कारण कांग्रेस के सभी प्रांतीय सरकारों ने त्यागपत्र दे दिया। और इसी क्रम में 8 नवंबर 1939 को पंडित रविशंकर शुक्ल के इस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र भी दे दिया। ये रहा आपका 19वां प्रश्न, पूर्णतः समाप्त होता है। अगला देखेंगे हम 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न क्या था, रायपुर षड्यंत्र केस और रायपुर डायनामाइट कांड क्या था, आप सभी को बताना था। इसको देखने से पहले कुछ छात्रों के प्राप्तांक जान लेते हैं, उसके बाद देखेंगे 20वां प्रश्न रायपुर षड्यंत्र केस और रायपुर डायनामाइट कांड के बारे में। तो सभी तैयार हो जाइए सुनने के लिए, अपना अंक जानने के लिए। प्रीति भारती, आपके प्राप्तांक अंक हैं 62 62। निकिता
आपके प्राप्तांक अंक हैं 64 64। मेडुल राजकुमारी, आपके प्राप्तांक अंक हैं 68। सतवंतिन मंडावी, आपके प्राप्तांक अंक हैं 60 अर्थात 60। मनीषा सोनी, आपके प्राप्तांक अंक हैं 46। मनीषा सोनी, आपके प्राप्तांक अंक हैं 46 है एक मनीषा सोनी का, जबकि दूसरे मनीषा सोनी का प्राप्तांक अंक है 62। तो 62 जो बैच फर्स्ट में है उनका प्राप्तांक अंक है 62, और जो बैच 5 में है मनीषा सोनी उनके प्राप्तांक अंक हैं 46। ठीक है। बेला कुजूर, आपके प्राप्तांक अंक हैं 28। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, आप प्रारंभ से जुड़े हुए हैं, तो 28 अंक मेरे हिसाब से आपको भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। अगला है जैमिनी चंद्रवंशी। जैमिनी चंद्रवंशी, आपके प्राप्तांक अंक हैं 75 75। दिव्या सिंह, आपके प्राप्तांक अंक हैं 30। आपको भी अभी बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। सोचिए, अगर आपसे छत्तीसगढ़ का इतिहास और छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य का उत्तर नहीं बन पा रहा है तो आगे आप सभी को की बात है, जितने छात्र कम अंक प्राप्त किए हैं 50 से, जिनका कम अंक है 91 में, अगर आप 50% भी अंक प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो आप स्वयं आकलन कीजिए कि आप लोक प्रशासन और दर्शन शास्त्र को कैसे लिखेंगे। तो याद रखेंगे, आपको क्वालिफाई करना महत्वपूर्ण है, और बिना पढ़े आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। बाकी आप 4 पेपर में कितना भी अंक लाएं वो अलग बात है, यदि आप शेष 3 पेपर है वहाँ अच्छा अंक आए या ना आए, अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो भी कोई मतलब का नहीं रह जाएगा। कदम कुमारी, आपके प्राप्तांक अंक हैं 65। भुवनेश्वरी गोस्वामी, आपके प्राप्तांक अंक हैं 56। एक PDF बनाकर भेजा कीजिए जी। गरिमा साहू, आपके प्राप्तांक अंक हैं 57, और महिमा वर्मा, आपके प्राप्तांक अंक हैं 77। बाकी जो छात्र हैं उनके अंक कुछ देर बाद देखेंगे, अंत में देखेंगे टॉप 3 छात्रों के नाम। सबसे पहले देखते हैं रायपुर षड्यंत्र केस 1942 के बारे में। तो क्या है रायपुर षड्यंत्र केस 1942? शहीद भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद से प्रेरणा लेकर सशस्त्र क्रांति करने को उत्सुक युवा समूह भी था। इसी संदर्भ में रायपुर के नवयुवकों ने सशस्त्र क्रांति हेतु प्रयास किया था। इस सशस्त्र क्रांति दल के नेता परसराम सोनी थे, जिनके सहयोगी रणवीर सिंह शास्त्री, क्रांति कुमार, ये इनके सहयोगी थे। इनका उद्देश्य विस्फोटक सामग्री निर्माण, रिवॉल्वर बनाना, बुलेट बनाना, धुआं फैलाने वाला बम बनाना व नेपाल बम बनाना था। शिवनंदन प्रसाद की मुखबरी के कारण यह षड्यंत्र असफल रहा और परसराम सोनी को 7 साल की सजा सुनाई गई। तो ये रहा आपका रायपुर षड्यंत्र केस 1942। तो शहीद भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद से प्रेरणा लेकर सशस्त्र क्रांति करने को उत्सुक युवा समूह भी था। इसी संदर्भ में रायपुर के नवयुवकों ने सशस्त्र क्रांति हेतु प्रयास किया था। इस सशस्त्र क्रांति दल के नेता परसराम सोनी थे, जिनके सहयोगी रणवीर सिंह शास्त्री, क्रांति कुमार थे। इनका उद्देश्य विस्फोटक सामग्री निर्माण, रिवॉल्वर बनाना, बुलेट बनाना, धुआं फैलाने वाला बम बनाना व नेपाल बम बनाना था। शिवनंदन प्रसाद की मुखबरी के कारण यह षड्यंत्र असफल रहा और परसराम सोनी को 7 साल की सजा सुनाई गई। दूसरा है आपका रायपुर डायनामाइट कांड 1942। तो देखिए इसमें क्या लिखना था आपको। इसके नेतृत्वकर्ता बिलख नारायण अग्रवाल थे, जिनके सहयोगी ईश्वरी चरण शुक्ल, सुधीर मुखर्जी, जय नारायण पांडे थे। इनका उद्देश्य केंद्रीय जल से राष्ट्रवादी नेताओं को निकालने के लिए दीवार को डायनामाइट से ढहाने की योजना बनाई, लेकिन अविनाश संग्राम की मुखबरी के कारण इन क्रांतिकारियों ने विस्फोटक तो किया लेकिन राजबंदियों को मुक्त कराने में असफल रहे। तो एक बार और देख लीजिए, उसके बाद कुछ बातों का और उल्लेख कर लेंगे। प्रश्न 20,
रायपुर षड्यंत्र केस और रायपुर डायनामाइट कांड का वर्णन कीजिए। 175 शब्द। रायपुर षड्यंत्र केस 1942 शहीद भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद से प्रेरणा लेकर सशस्त्र क्रांति करने को उत्सुक युवा समूह भी था। इसी संदर्भ में रायपुर के नवयुवकों ने सशस्त्र क्रांति हेतु प्रयास किया था। इस सशस्त्र क्रांति दल के नेता परसराम सोनी थे, जिनके सहयोगी रणवीर सिंह शास्त्री, क्रांति कुमार थे। इनका उद्देश्य विस्फोटक सामग्री निर्माण, रिवाल्वर बनाना, बुलेट बनाना, धुआं फैलाने वाला बम बनाना व नेपाल बम बनाना था। शिवनंदन प्रसाद की मुखबरी के कारण यह षड्यंत्र असफल रहा और परसराम सोनी को 7 साल की सजा सुनाई गई। अगर अगला है रायपुर डायनामाइट कांड 1942, तो इसके नेतृत्वकर्ता बिलक नारायण अग्रवाल थे, जिनके सहयोगी ईश्वरी चरण शुक्ल, सुधीर मुखर्जी, जय नारायण पांडे थे। इनका उद्देश्य केंद्रीय जेल से राष्ट्रवादी नेताओं को निकालने के लिए दीवार को डायनामाइट से ढहाने की योजना बनाई, लेकिन अविनाश संग्राम की मुखबरी के कारण इन क्रांतिकारियों ने विस्फोट तो किया, लेकिन राजबंदियों को मुक्त कराने में असफल रहे। तो ये रहे आपके कल का मेगा टेस्ट 35वां दिन का मॉडल आंसर। और मेगा टेस्ट की बात करें तो 6वां मेगा टेस्ट का मॉडल आंसर। और आप सभी के प्राप्तांक भी बता दिए गए। टॉप 3 छात्रों के नाम सुन लीजिए। 6वां मेगा टेस्ट के टॉपर हैं महिमा वर्मा, प्रथम रैंक 77 अंक, टोटल अंक था 91, जिसमें आपको 77 अंक प्राप्त हुए हैं। सेकंड रैंक पर हैं जयमिनी चंद्रवंशी, आपका द्वितीय स्थान है जयमिनी चंद्रवंशी। तृतीय स्थान पर हैं शुभांशनी सिंह, तृतीय स्थान पर हैं सुभाषिनी सिंह। ठीक है, पुनः रिपीट कर रहा हूँ। महिमा वर्मा, आपके प्राप्तांक अंक हैं 77, आप प्रथम रैंक पर हैं। जयमिनी चंद्रवंशी, आपके प्राप्तांक अंक 75 हैं, आप द्वितीय अंक पर हैं। तृतीय स्थान पर है सुभाषिनी सिंह, आपके प्राप्तांक अंक हैं 73। ठीक है, इस तरह से हुए टॉप 3 छात्र। आप तीनों को हमारे CGPSC हैंड नोट्स के यूट्यूब चैनल की तरफ से बहुत बहुत बधाई। आप अपना स्थान बरकरार रखिएगा। अभी तक 6वां मेगा टेस्ट हो चुका है। 6 मेगा टेस्ट में टॉप 3 छात्रों में केवल एक बार द्वितीय या तृतीय स्थान में से किसी एक में लड़का का नाम आया है। बाकी सभी स्थान में केवल लड़कियां अपना स्थान बरकरार रखी है और स्थान अपना बरकरार रखिएगा। कल से आप सभी का दर्शन शास्त्र प्रारंभ हो जाएगा। पहला कक्षा का प्रश्न मैं लाइव के माध्यम से ले लूँगा, बाकी कक्षा का आपको जितेंद्र सर को क्वेश्चन दे दूंगा, वे क्वेश्चन का आपको लाइव के माध्यम से बता देंगे। जैसे ही छत्तीसगढ़ का इतिहास कंप्लीट होता है तो लोक प्रशासन भी मेंस आंसर राइटिंग में 19 तारीख से शामिल कर दिया जाएगा। उससे पहले आपका लोक प्रशासन और संविधान की कक्षा प्रारंभ हो जाएगी। जिनको भी किसी भी नोट्स मेंस आंसर राइटिंग का अभी तक का जो हो गया है और आगे जो होने वाला है या रजिस्ट्रेशन कराना हो तो इस नंबर पर आप करा सकते हैं। कल सभी तैयार रहिएगा दर्शन शास्त्र के लिए। जिनको भी मेगा टेस्ट और अन्य डे सभी का PDF चाहिए होगा मेंस आंसर राइटिंग का, लगभग 200 पेज होंगे। तो जिनको भी चाहिए होगा इस नंबर पर SMS कर दीजिएगा, आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं कल नए विषय, नई सुबह और नए प्रश्नों के साथ। तैयारी शुरू कर दीजिएगा। मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट। तो चलिए मिलते हैं कल सुबह 9 बजे। धन्यवाद। शुभ रात्रि।